दो लाइनों के साथ अपनी बात का आगाज करूंगा कि मैं तुम्हें अपने उसूलों की कसम देता हूं। मैं तुम्हें अपने उसूलों की कसम देता हूं। मुझको मजहब के तराजू में ना तोला जाए, मुझको मजहब के तराजू में ना तोला जाए। और मैंने इंसान ही रहने की कसम खाई है, मैंने इंसान ही रहने की कसम खाई है। मुझे हिंदू या मुसलमान ना समझा जाए। आज इस एक दिवसीय धरना प्रदर्शन के अवसर पर सबसे पहले मैं इस मुल्क की आवाम को, गरीब मजदूर मजलूम को वोट का अधिकार दिलाने वाले बाबा भीमराव अंबेडकर साहब को खिराज अकीदत पेश करते हुए बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक मान्यवर काशीराम जी को और सभी धर्मों में जन्मे सभी महापुरुषों को खिराज अकीदत पेश करते हुए कुदरत के कहर से 2 दिन से जो लोग शहीद हो गए हैं, चाहे उत्तर प्रदेश में हुए हो, चाहे पूरे मुल्क में हुए हो, चाहे पूरी दुनिया में हुए हो, उनको खिराज अकीदत पेश करते हुए आज के इस धरना प्रदर्शन के मुख्य अतिथि बड़े भाई जोनल कोऑर्डिनेटर धनीराम जी, चंद्रपाल सैनी जी, डॉक्टर रोहित सिंह जी, हाजी शपन साहब अध्यक्षता कर रहे शेर सिंह बोध जी, और मेरे साथ में प्रत्याशी नौगावा से जयदेव सिंह जी, धनोरा से हेम सिंह आर्य जी, गंगा सिंह खालवंशी जी, और मेरी विधानसभा के जो मेरे लोग यहाँ पर बैठे हैं, सहज भाई, शाहिद भाई, अनिल निरंकारी जी, सतपाल गौतम जी, सोमपाल एडवोकेट जी, राजवीर सिंह जी, राजेंद्र जौहर जी, राम अवतार जी, नवेद दयाल जी, फुरकान प्रधान साहब, आले नबी भाई, सभी लोगों के नाम जानता हूं क्योंकि आप भी इतनी गर्मी में आए हो, यहाँ पर परेशान हो रहे हो। मैं देख रहा हूँ कि आप लगातार 10 बजे से यहाँ पर बैठे हुए हो भूखे प्यासे अपने काम को छोड़कर। अगर सबके नाम लूंगा तो बहुत ज्यादा वक्त हो जाएगा। भाई सभी लोगों के नाम जानता हूँ, जिसका नाम छूट गया हो उससे हाथ जोड़ के अपनी गुस्ताखी की माफी चाहता हूँ। मैं बात शुरू करता हूँ। मैं बताना चाहता हूँ भाइयों, आज से कुछ दिन पहले 20 तारीख को आपके बीच में आपके नेता राष्ट्रीय महासचिव माननीय नसीमुद्दीन सिद्दीकी साहब अमरोहा में तशरीफ लाए थे और आप लोगों ने हजारों की तादाद में वहां पहुंचकर यह दिखा दिया था कि आप अपने नेता बहन कुमारी मायावती जी और नसीमुद्दीन सिद्दीकी साहब से बेपनाह प्यार करते हो। लेकिन मुखालिफों ने, जो लोग इस टाइम इख्तियार में चल रहे हैं, उन्होंने ऐसा षड्यंत्र रचा कि हमें नीचा दिखाने की कोशिश की। लेकिन इज्जत और जिल्लत अल्लाह के हाथ में होती है। उनके मंसूबे, जो नाकाम मंसूबे थे, वो फेल हो गए और हमारी इज्जत अल्लाह ताला ने हमारे नेता की नजर में 7वें आसमान पे पहुंचा दी। इसके लिए मैं आपको मुबारकबाद देना चाहता हूँ। दूसरा, जो लोग बड़ी तादाद में वहां पर आए थे, उनको केसों की धमकी दी जा रही है कि आप इतनी तादाद में क्यों गए थे। मैं बताना चाहता हूं इस मंच के माध्यम से कि आपको ये बेटा, आपको ये भाई, आपको ये दोस्त या तो श्रोपल्ला से डरता है या गलत काम से डरता है और किसी के पाप से नहीं डरता। घबराने की जरूरत नहीं है। अगर किसी को भी जेल जाना पड़ा मेरी वजह से, प्रोग्राम में आने की वजह से, तो ये नौशाद अली आपसे पहले जेल में जाकर बैठ जाएगा। और बता देना उन समाजवादी पार्टी वालों को, चाहे वो न्यूज वाले हो चाहे कोई भी हो, कि 1.5 साल का इंतजार करिए। वैसे तो किसी शायर ने कहा है कि आगा अपनी मौत से कोई बशर नहीं, आगा अपनी मौत से कोई बशर नहीं, सामान 100 बरस का पल की खबर नहीं। लेकिन हम यकीन करते हैं अल्लाह ताला पर और अल्लाह ताला की जात पर कि सभी लोग सलामत रहें। 1.5 साल का टाइम बहुत बड़ा नहीं होता। हम भी इंशाअल्लाह हमें भी जिंदा रखे और उन लोगों को भी जिंदा रखे देखने के लिए कि जो अत्याचार वो हमारे ऊपर और हमारे कार्यकर्ताओं के ऊपर आज कर रहे हैं। यकीन दिलाता हूँ इस मंच के माध्यम से आपके हर एक सवाल का जवाब आपका ये बेटा ले। 2014 के अंदर, अब धरना प्रदर्शन जो हो रहा है इसकी बात पे आता हूँ। 2014 के अंदर हिंदुस्तान की सियासत में एक तूफान आता है। हर तरफ एक ही आदमी चल रही थी, चाहे मीडिया हो, चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, चाहे बच्चा हो, चाहे बूढ़ा हो, चाहे जवान हो। मोदी मोदी मोदी, उनको हिंदुस्तान के तख्तो ताज पर आपने वजीर आजम बनाकर बिठा दिया। लेकिन आज
जब हिंदुस्तान के किसान को, हिंदुस्तान के मजलूम को, हिंदुस्तान के मजदूर को उनकी जरूरत पड़ रही है, तो वो हिंदुस्तान के किसानों के मरहम नहीं लगा रहे, हिंदुस्तान के किसानों की आत्महत्याओं को नहीं देख रहे, उनको चिंता नेपाल में भूकंप में मरने वालों की है। और जो राहत सामग्री नेपाल भेजी है उन्होंने, हम इस चीज की मुखालफत नहीं करते, इंसानियत के नाते बराबर नेपाल भी भेजनी चाहिए, लेकिन उस किसानों को आप पैसे भूल सकते हो नरेंद्र मोदी जी, जिन्होंने आपको हिंदुस्तान के तख्तो ताज पर कायम किया है। मेरा मतलब है कि नेपाल भी भेजना चाहिए, लेकिन जो हिंदुस्तान के अंदर किसान आत्महत्या कर रहे हैं उनके भी जख्मों पर मरहम लगाने का काम माननीय नरेंद्र मोदी जी को करना चाहिए। भूमि अधिग्रहण बिल के बारे में अभी हमारे डॉक्टर संजीव लाल साहब ने, बड़े काबिल इंसान है, मैं बड़ा एहतराम करता हूं उनका, उन्होंने बताया, लेकिन उसके बारे में बताना चाहता हूं कि अगर किसी धीरू भाई अंबानी के बेटे को, मुकेश अंबानी को, अनिल अंबानी को, अदानी को या किसी भी हिंदुस्तान के उद्योगपति को किसी भी किसान की जमीन पसंद आ जाती है तो आपसे पूछेगा नहीं, आपसे इजाजत नहीं लेगा। अब 80% गांव वालों की इजाजत की उसे जरूरत नहीं है। अब 80% लोग ये लिख कर देंगे कि आप हमारी जमीन ले लीजिए, उसकी जरूरत नहीं है। जिस जमीन पर, जिस मजदूर किसान, गरीब किसान की जमीन पर मुकेश अंबानी उंगली रख देगा, नरेंद्र मोदी ने ऐसा कानून बना दिया है, वो मुकेश अंबानी और उसके बाप की हो जाएगी, आपकी नहीं रह जाएगी। हम ऐसे अध्यादेश का मुखालफत करते हैं। लोग कहते हैं कि मोदी जी का भाषण चल रहा था अभी कि किसानों ने बहुत कम आत्महत्याएं करी है। अरे मोदी जी, मैं बताना चाहता हूँ, आंकड़े गवाह है, पूरे हिंदुस्तान के अंदर 54,000 किसान आत्महत्या कर चुके हैं। मेरी विधानसभा के क्षेत्र के अंदर एक गांव नंदेड़ा राजपूत पड़ता है, वहां पर छोटे लाल जी ने आत्महत्या की है। मैं उनके घर पर गया था, जाकर देखता हूँ कि छोटे छोटे बच्चे हैं। अरे उनकी परवरिश कौन करेगा, उनका पालन पोषण कौन करेगा? जो छोटे लाल किसान होने के नाते छोटा सा किसान था, आत्महत्या कर ली। मैं पूछना चाहता हूं अखिलेश यादव से, मैं पूछना चाहता हूं मुलायम सिंह यादव से, मैं पूछना चाहता हूं नरेंद्र मोदी से कि उसके बच्चों की परवरिश कौन करेगा? अभी कल का वाकया है, जमुना, मेरे बड़े भाई जयदेव सिंह की विधानसभा का गांव है जमुना खान, वहां पर लक्ष्मीकांत त्यागी जी ने कल आत्महत्या कर ली। उनको हार्ट अटैक हो गया। उनके 3 बच्चे हैं। शिल्पी मानवी, जो मानवी सबसे छोटी बच्ची है, आने वाली 30 तारीख को उसकी बारात आनी है। अरे उसके बारात का इंतजाम कौन करेगा? मैं पूछना चाहता हूं समाजवादी पार्टी वालों से। कहते हैं कि किसान आत्महत्या नहीं कर रहा। अरे जब से मुल्क आजाद हुआ है, मैं तो कहता हूं जब से मुल्क बना है, मेरी तो सिर्फ 32 साल की उम्र है, मैंने कभी इतना हाहाकार किसान के घर में नहीं देखा, मैंने इतना परेशान किसान कभी नहीं देखा। और वो कहते हैं कि तुम्हारी फाइलों में गाँव का मौसम गुलाबी है। मैं अखिलेश यादव जी से और नरेंद्र मोदी जी से मुखातिब हूं, इस मजमे की तरफ से कहना चाहता हूं उनसे, सुन ले कि तुम्हारी फाइलों में गांव का मौसम गुलाबी है, तुम्हारी फाइलों में गांव का मौसम गुलाबी है, मगर ये आंकड़े झूठे और वादा किताबी है, मगर ये आंकड़े झूठे और वादा किताबी है। तुम्हारे पेन सोने के, तुम्हारे बर्क चांदी के, तुम्हारे पेन सोने के, तुम्हारे बर्क चांदी के, मगर मुन्नू के हाथ में आज भी झूठी रकाबी है, मगर मुन्नू के हाथ में आज भी झूठी रकाबी है। मैं बताना चाहता हूं सरकारों को, चाहे प्रदेश सरकार हो, चाहे केंद्र सरकार हो, अरे हिंदुस्तान के अंदर, इस सूबे के अंदर 70% किसान लोग रहते हैं। जो MP MLA बनते हैं आप लोग बनाते हो, चाहे मैं हूं, चाहे कोई हो, चाहे किसी भी पार्टी का विधायक हो, चाहे किसी भी पार्टी का सांसद हो, उसको सांसद बनाने वाले आप लोग हो, उसको विधायक बनाने वाले आप लोग हो। और जब आप आज परेशानी में हो तो मुझे नहीं लगता कोई समाजवादी पार्टी वाला आपके पास नहीं जाने को तैयार है, कोई भाजपा वाला आपके पास जाने को नहीं तैयार है, जो आपसे झूठे वादे कर करके, भाइयों और बहनों अच्छे दिन आने वाले हैं, यही कहते थे ना आपके मोदी जी, कहां खोए हुए हैं? एक एक सूट आपको बताना चाहता हूं, माननीय मोदी जी का एक कुर्ता पैजामा, हाथ में घड़ी और जूतियों की कीमत कम से कम 10 लाख होती है। प्रधानमंत्री की तनख्वाह 1.5 लाख होती है और उनके एक दिन का लिबास
10 लाख होता है। कहां से आते हैं 8.5 लाख रुपए, मुझे बताएं मोदी जी, जवाब दे। कहते हैं कि किसान, अभी भी भाषण में बेशर्मी देखिए, नरेंद्र मोदी जी का भाषण सुनिए, आज भी कहते हैं कि मेरे किसान भाइयों को आत्महत्या करते नहीं देखना चाहता। अरे भैया, आप भाषण नहीं दे सकते, अब आपके हाथ में कलम है, आपके हाथ में ताकत है, आप किसानों को जितना चाहो उतना माल कर सकते हो, जितना चाहो उनको अनाज दे सकते हो, जितना चाहो उनको चावल गेहूं दे सकते हो, जितना चाहो उनको पैसा दे सकते हो, जितना चाहो बैंकें तुम्हारी है, तुम आज वजीर आजम हो, तुम किसानों की बदौलत तुम आज हिंदुस्तान के तख्तो ताज पर कायम हो। तुम्हारे आज हम भाषण नहीं सुनेंगे, तुम्हारी लच्छीदार बातें नहीं सुनेंगे। हम तुमसे ये अपेक्षा करते हैं, ये उम्मीद करते हैं कि जो किसान आत्महत्या कर रहे हैं उनके परिवार के पालन पोषण के लिए आपसे पैसों की दरकार है। आपने जो हमसे वायदे करके वोट लिए थे, आज उन वोटों के बदले में हमारे बच्चों को पढ़ने लिखने के लिए, हमारे परिवार को चलाने के लिए हमें नोटों की जरूरत है, हमें नोट दीजिए, आपने वादा किया। मुझको जालिम का तरफदार नहीं लिख सकते, मुझको जालिम का तरफदार नहीं लिख सकते, कम से कम वो मुझे लाचार नहीं लिख सकते, कम से कम वो मुझे लाचार नहीं लिख सकते। और जान हथेली पर लिए बोल रहा हूं जो सच, जान हथेली पर लिए बोल रहा हूं जो सच, उसे इस शहर के अखबार नहीं लिख सकते, उसे इस शहर के अखबार नहीं लिख सकते। अभी आपने अखबार वालों की, मैंने इसलिए बात की कि मैं और मेरा भाई जयदेव सिंह अखबार वालों के सामने रो रहा था, गिड़गिड़ा रहा था, हाथ जोड़ रहा था कि भाई ये हमारी इज्जत का सवाल है, ये हमारे मान सम्मान का सवाल है। तुम जिसमें समाजवादी पार्टी के नेता के इशारे पर काम कर रहे हो, ऐसा ना करो, इसमें हमारे नेता की बेइज्जती होगी तो हमारी बेइज्जती होगी। वो कहते रहे कि नौशाद भाई ये तुम्हारा मामला नहीं है, ये जयदेव सिंह ये तुम्हारा मामला नहीं है। अगर जो मेरे घर पे मेहमान, मेरे सर का ताज आया है, जिसकी बदौलत से मैं यहाँ तक पहुंचा हूँ, जो उसकी इज्जत है वो मेरी इज्जत है, तो भाई हमारा मामला क्यों नहीं है। और उन्होंने लिखा, अगले दिन अखबार में पढ़ा कि बसपा के लोगों ने कैमरे तोड़ लिए, हाथापाई किया। हमने हाथापाई नहीं की, हम तो हाथ जोड़ने का काम कर रहे थे। आप लोग वहां पर मौजूद होंगे, मैंने मन से भी उनसे माफी मांगी थी। तो इसलिए कह रहा हूं कि जान हथेली पर लिए बोल रहा हूं जो सच, उसको इस शहर के अखबार नहीं लिख सकते। दूसरा मुद्दा जो यहाँ पर है, कानून व्यवस्था। मुझसे पहले वक्ताओं ने आपको बताया है, आज कोई भी सुरक्षित नहीं है, कोई बुजुर्ग सुरक्षित नहीं है, कोई बहन बेटी सुरक्षित नहीं है। अगर किसी के घर में बेटी की शादी होती है तो खुदा की कसम किसी गांव में जाकर देख लीजिए, दहेज को रखाने के लिए 10 लोगों को रक्त जमा करना पड़ता है या नहीं, कि कहीं चोर ना आ जाए। अभी मेरी विधानसभा में हुसैनपुर गांव है, परसों वहां पर डकैती हुई है। कुछ दिन पहले मकसूदपुर नवादा गांव, मुख्तार भाई मेरे दोस्त है, भट्टे वाले तालिब भाई बैठे हैं, उनके रिश्तेदार हैं, उनके यहाँ डकैती हुई है, आज तक नहीं खुली। क्यों नहीं खुली? क्योंकि जो डकैती करने वाले हैं, जो चोरी करने वाले हैं, आज वो सरकार में बैठे हुए हैं। जब सरकार में बैठे हुए हैं, पुलिस उनकी गुलाम है, तो खुल नहीं सकती चोरी। कितनी चोरी हो जाए, बिल्कुल नहीं खुल सकती। खैर, चोरी डकैती तो आज आम बन चुका है। चोरी डकैती, लूट, हत्या, इंतहा तो तब हो जाती है कि आपने कभी सुना है जिस कानून के मंदिर के अंदर आप लोग कानून मानने जाते हैं, आप इंसाफ मानने जाते हैं, वहां पर भी हत्याएं हो रही हैं। याद दिलाना चाहता हूं, 1 महीने पहले मुजफ्फरनगर की कचहरी के अंदर विक्की त्यागी की मर्डर हो गया। उसके 15 दिन के बाद मुरादाबाद कचहरी के अंदर ब्लॉक प्रमुख योगेंद्र भूरा का मर्डर हो गया। और इंतहा तो यह हो गई, जो उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा न्यायालय है, माननीय उच्च न्यायालय, उच्चतम न्यायालय इलाहाबाद हाई कोर्ट जिसे कहते हैं, उसके अंदर एक मुसलमान नबी अहमद वकील की हत्या, एक ठाकुर सब इंस्पेक्टर जो राजा भैया का रिश्तेदार है, जो राजा भैया के घर से अरेस्ट हुआ है, सिर्फ इस बात पर कर दी कि उसका नाम नबी हसन था और वो समाजवादी पार्टी की मुखालफत कर रहा था और बहुजन समाज पार्टी की तरफदारी कर रहा था। आप सोच सकते हो कि जो उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा, जहां कानून मानने जाते हो, जहां इंसाफ मानने जाते हो, वहां पर हत्याएं हो रही हैं। ये हो गया है समाजवादी के अंदर। लेकिन भाइयों, परेशान होने की बात नहीं है। रंग लाता है लहू दोस्तों मजलूमों का, रंग लाता है लहू दोस्तों मजलूमों का।
हर हाल में जालिम का बुरा होता है, हर हाल में जालिम का बुरा होता है। और आप हर दौर की तारीख उठाकर देखो, आप हर दौर की तारीख उठाकर देखो, जुल्म जब हद से गुजरता है तो फना होता है, यह भी फना हो जाएगा। अभी भाइयों, क्योंकि वक्त बहुत ज्यादा है, मैं अपनी बात को बस 1 मिनट पे खत्म करूंगा। बस एक ही आपसे गुजारिश करता हूं हाथ जोड़ के, क्योंकि मैं तो आपके कदमों की धूल, आपका भाई, आपका बेटा हूं, आपका बहुत ज्यादा एहसान मंद हूं। मैं भी, जयदेव सिंह जी भी, गंगा शरण खड़गवंशी जी भी और हेम सिंह आर्य जी भी, क्योंकि आपने यहाँ पर आकर इतनी तादाद में दिखा दिया है कि आप नौशाद अली से प्यार करते हो, आप जयदेव सिंह से प्यार करते हो, आप गंगा शरण